गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा। सुबह के बज चुके हैं 7। आज है संडे, पर आज आप अगर जल्दी उठे हैं और अभी ये सेशन देख रहे हैं लाइव मेरे साथ, प्रीमियर जब हो रहा है, तो वेरी गुड, कूडोज टू यू। मैं भी आपके साथ जगी हूँ आपके लाइव चैट के अंदर मौजूद रहने के लिए, ताकि आप जो भी बातचीत कर रहे हैं उसको मैं हाथों हाथ रिप्लाई कर सकूँ। चलिए, सो आज है 7 जनवरी 2024, संडे है। और अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो पौष महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, यानी चांद छोटा हो रहा है। और आज है एकादशी, जिसे हम ग्यारस भी बोलते हैं। और आज चांद कुछ ऐसा दिखेगा। और धर्मों के अंदर अगर हम देखें तो एकादशी की बहुत महत्ता बताई जाती है, व्रत उपासना वगैरह लोग करते हैं ज़्यादा इस दिन। चलिए, सो आगे बढ़ें आज के सेशन पे। उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जो कल मैंने आपसे पूछा था। जाते जाते क्वेश्चन किया गया था, कलोनोनिया राइस, कौन सा राइस है? कलोनूनिया राइस इज जीआई टैग्ड फ्रॉम विच स्टेट? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन कलोनूनिया राइस का कौन से राज्य से हुआ है? तो आंसर क्या है? आंसर इज वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल। कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया है, ओडिशा किया है, दैट इज नॉट द राइट आंसर। कलोनूनिया राइस जीआई टैग हुआ है वेस्ट बंगाल से। शाबाश, ऑल राइट। आगे बढ़े उससे पहले सीए रफ्तार, जो आप इतने टाइम से पूछ रहे हो मैम सीए रफ्तार कब आएगा, 6 मंथ का, अगले जुलाई से दिसंबर, तो अब ये लॉन्च हो चुका है। parchamclasses.in वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा और परचम ऐप पे भी मिल जाएगा। इसमें क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता, तो 6 महीने की सारी हेडलाइंस आपको कैटेगरी वाइज इसके अंदर दी जाती हैं। बहुत डेप्थ में न्यूज़ नहीं होती, हेडलाइन के हिसाब से। तो रिविजन करने के लिए, क्विक न्यूज़ गो थ्रू करने के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ओके। आज जो हम पढ़ेंगे उसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक दिन के इतने लंबे लंबे नोट्स कहाँ बनाओगे? पूरे महीने के, 6 महीने, साल भर के कितने नोट्स बनाओगे? सो इसलिए हम आपको डेली सीए का पीडीएफ देते हैं। ये आपको परचम के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, इंग्लिश वाला भी मिल जाता है हाथों हाथ, और हिंदी वाला 10:30-11 बजे तक मिल जाता है आपको। ठीक है, तो आप परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में चले जाओ, वहाँ भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं ये पीडीएफ। राइट, जिन बच्चों के पास में सीए सब्सक्रिप्शन 2024 है, उसमें भी ये पीडीएफ्स ऐड होंगे। अब मैंने ये क्यों लिख के रखा है? बिकॉज देखिए, अभी जो भी एग्जाम आपके आएंगे ना 5-6 महीनों के अंदर, उसमें आपको 2023 का सीए भी तैयार करना होगा, 24 का भी करना होगा। तो इसलिए हम आपको बंडल का ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया है परचम ऐप पे। अगर आप कोई भी इनमें से एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दूसरा वाला बहुत सब्सिडाइज रेट पे 100-125 रुपये में आपको एडिशनल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जब भी आप बाय करो तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा बंडल ऑप्शन। चलो जी, ओके। कोई भी क्वेरी कंसर्न है ना, समझ नहीं आ रहा? बिकॉज मैं यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ कोर्सेज वगैरह समझाने में, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल आईडी है, बिंदास पूछा करो। संडे को इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल नहीं करना, नहीं लगेगा। ईमेल आप लिख सकते हो, वर्किंग आवर्स में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, चलो पढ़ाई की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, कुछ अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट 2 अपॉइंटमेंट है, उनको देखेंगे। पहला अपॉइंटमेंट देखते हैं, एम्बेसडर इंद्रमणि पांडे, क्या नाम है? इंद्रमणि पांडे अज्यूम्स रोल एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके सेक्रेटरी जनरल के तौर पे किसने पोजीशन संभाल ली है? इंद्रमणि पांडे जी ने संभाल ली है। अब बिम्स्टेक क्या है? तो इसका पूरा नाम देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो बे ऑफ बंगाल के एरिया में, पहले आप यहाँ मैप पे देखते चलो ताकि समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है अपना, तो इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। एक तो हम इंडिया हो ही गए, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, उसके अलावा और श्रीलंका, और उसके अलावा 2 कंट्री नॉर्थ साइड के हैं, भूटान और नेपाल। इन 7 कंट्रीज़ का एक रीजनल एसोसिएशन है जिसको कहा जाता है बिम्स्टेक। क्या कहा जाता है? बिम्स्टेक कहा जाता है। और इसी बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंद्रमणि पांडे जी। राइट, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, किसकी जगह ली है? तेंजिंग लेकपाल जी की जगह ली है, लेकफेल, जो कि भूटान के थे। इंद्रमणि पांडे कौन से नंबर के सेक्रेटरी जनरल बने हैं? 4th नंबर के बने हैं। सो इंद्रमणि पांडे इंपॉर्टेंट, राइट, बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रख लीजिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है बिम्स्टेक का? ढाका, बांग्लादेश के अंदर है। 6 जून 1997 में बैंकॉक के अंदर इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, इस ऑर्गेनाइजेशन की। और 7 कंट्रीज, लाइक आई टोल्ड यू, इसके मेंबर्स हैं। मैप से याद रखेंगे, जल्दी याद रहेगा। ये पेरिफेरी और ये 2 ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखेंगे, राजीव शाह।
क्या नाम है व्यक्ति का? राजीव शाह अपॉइंट हुए हैं एज डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक। न्यूयॉर्क का एक बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, उसके डायरेक्टर ऑन बोर्ड बने हैं राजीव शाह। आप बोलोगे मैम ये क्यों बता रहे हो, फेडरल बैंक हमारा तो है नहीं। क्योंकि राजीव शाह इंडियन अमेरिकन है, ठीक है, तो इंडियन रूट्स रहे हैं इनके, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए। सो राजीव शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑन द बोर्ड एज डायरेक्टर फेडरल रिजर्व बैंक। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, अगला जो न्यूज़ है वो निधन से रिलेटेड है। एक एमिनेंट पर्सनालिटी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया और उनके बारे में हम देखेंगे। अमृत सोमेश्वरा जी। क्या नाम है? अमृत सोमेश्वरा जी, स्कॉलर एंड फोकलोर एक्सपर्ट। स्कॉलर यानी कुछ लिखते पढ़ते, फोकलोर यानी जो लोक कथाएं वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड एक्सपर्ट। इनका हाल ही में निधन हो गया मैंगलुरु कर्नाटका में। तो ये ध्यान रखिएगा कि अमृत सोमेश्वरा जी जो कि स्कॉलर और फोकलोर से रिलेटेड है, यानी विद्वान थे और लोकगीत विशेषज्ञ थे, उनका हाल ही में कहाँ निधन हुआ या वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे? कर्नाटका को करते थे, ठीक है। अब इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से या सेंट्रल लेवल के अवार्ड की बात करें तो साहित्य अकादमी की तरफ से इनको भाषा सम्मान अवार्ड मिल चुका है 2016 में। बाकी इनको कर्नाटका गवर्नमेंट और काफ़ी सारे अवार्ड और मिले हैं, जैसे कि गौरवश्री अवार्ड कर्नाटका साहित्य अकादमी से मिला है। लेकिन ये जो सेंट्रल लेवल के है ना, केंद्र के लेवल के जो अवार्ड हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भाषा सम्मान अवार्ड साहित्य अकादमी से कौन से साल में मिला था? 2016 के अंदर, 2016 में मिला था। काफ़ी सारी, क्योंकि इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं, 3 पब्लिश्ड वॉल्यूम्स हैं इनकी, सोमेश्वरा जी की, तुलु ड्रामास, तुलु पदनाज एंड यक्षगण प्रसंग। ओके, अब क्योंकि हमने बात की है भाषा सम्मान अवार्ड की, थोड़ा सा देखते हैं भाषा सम्मान अवार्ड को। कौन देता है भाषा सम्मान अवार्ड? साहित्य अकादमी देती है। उन लोगों को देती है जिन्होंने अपनी रीजनल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कुछ राइटिंग्स वगैरह को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसको 1996 में एस्टैब्लिश किया गया था और डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एनरिचमेंट, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई स्कॉलर्स, राइटर्स, ऑथर्स, परफॉर्मर्स, ट्रांसलेटर्स अपनी अपनी भाषा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या कंट्रीब्यूशन के लिए भाषा सम्मान अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो कौन देता है भाषा सम्मान अवार्ड? साहित्य अकादमी देती है। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यस, बिल्कुल। इसरो का जो पहला सोलर मिशन है आदित्य-1, वो अपनी ऑर्बिट में, जो फाइनल ऑर्बिट जहां उसको पहुंचाना था वहां पहुंच चुका है सक्सेसफुली। तो अब उसके बारे में देखते हैं। इसरो का यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पहला सन मिशन या सोलर मिशन सक्सेसफुली इंजेक्टेड इनटू फाइनल ऑर्बिट। तो अब इसको फाइनली पहुंचाना कहाँ था? यहां से चालू हुआ, 4 मनोवर्स किए, यानी 4 बार इसने अपने डायरेक्शन वगैरह बदल के, चक्कर लगा के, और फाइनली ये एक हम बोलते हैं हाफ सॉर्ट ऑफ मनोवर और किया, आधा चक्कर और लगाया और ये पहुंच गया अपने L1 ऑर्बिट में, लैग्रेंजियन पॉइंट 1, लैग्रेंजियन और पॉइंट 1 पे पहुंच गया। इसके बारे में अब हमको देखना है। और हमारा जो पहला सोलर मिशन है उसको क्या बोलते हैं? आदित्य L1, आदित्य सन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आदित्य L1 जो हमारा पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, यानी अब वो सैटेलाइट वहां जाकर के सन से रिलेटेड स्टडी करेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी, काफ़ी दूर है, पास नहीं जाएगी, और वो अपने लैग्रेंज पॉइंट 1 में पहुंच चुकी है। ये जो पॉइंट है, दिस इज लैग्रेंज पॉइंट 1, और ये इसी ऑर्बिट के अंदर अब ये घूमती रहेगी। लैग्रेंज पॉइंट का 1 का क्या खास बात है कि यहाँ पे ना इस लैग्रेंज पॉइंट 1 में जो ग्रेविटी का इफेक्ट सन का आ रहा है और जो अर्थ का आ रहा है वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल जैसी पोजीशन हो जाती है, ना इधर खींच रहा है ना उधर खींच रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी काउंटर हो जाती है, उसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1। यहाँ जो ये स्पेसक्राफ्ट है वो सन को बिना एनी एक्लिप्सिस के देख पाएगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई और बॉडी आ गई और उसकी छाया इसके ऊपर पड़ रही है, किसी तरह का एक्लिप्स यानी कि ग्रहण इसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह की ऑर्बिट जिसमें सन को आप बिना किसी एक्लिप्सिस की रुकावट के देख सकते हो, उनको कहा जाता है हेलो ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? हेलो ऑर्बिट। तो ध्यान रखिएगा, हेलो ऑर्बिट क्या होती है, लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या होता है। ओके, थोड़ा और देखेंगे भाई। आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था? सो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 2023 में 2 सितंबर को आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। आपसे मैं करूंगी क्वेश्चन, बताइए इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा था? ठीक है, व्हाट वाज द लॉन्च व्हीकल? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, व्हाट वाज द लॉन्च व्हीकल ऑफ आदित्य L1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्च व्हीकल सारे इंपॉर्टेंट मिशंस के आपको याद रखने हैं।
स्पेसक्राफ्ट ने कितने अर्थ के ऊपर मनोवर्स किए, यानी बार बार अपने चेंज किए हैं। मनोवर का मतलब पहले उसको इस ऑर्बिट में डाला गया, थोड़ा बढ़ा आगे इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया। कितने मनोवर्स किए हैं? सो 4 अर्थ से रिलेटेड मनोवर्स किए हैं और एक ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 वाला मनोवर किया है। अभी हमने देखा था ना ये वाला, ये ओके, ये जो चक्कर इन्होंने घुमाया है, इससे रिलेटेड बात हो रही है, तो ये नंबर ध्यान रखेंगे। अच्छा, मिशन क्या है? सन के कोरोना की स्टडी करना और एक्सट्रीम हीट वगैरह सन की कैसे प्रोड्यूस होती है उससे रिलेटेड स्टडी करनी है हेलो ऑर्बिट से। और ये कितनी दूरी पर प्रक्षेपित किया गया है? 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द सन। ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने साल तक एक्सपेक्टेड है कि आदित्य L1 काम करेगा? 5 साल करेगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। लॉन्च व्हीकल आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अगेन साइंस टेक से रिलेटेड है और द मिशन इज XRISM मिशन अनवील्स डेब्यू यानी पहली बार एक्सरे इमेज ऑफ कॉस्मॉस। जो हमारा कॉस्मॉस है, ब्रह्मांड है, उसकी पहली बार एक्सरे इमेज बहुत अच्छे रेजोल्यूशन के अंदर किसने दिखाई है? एक्सरिज्म मिशन ने अनवील की है। अभी एक्सरिज्म मिशन क्या है ये आ जाती है इंपॉर्टेंट बात, तो चलो देखेंगे कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर के इस मिशन को लॉन्च किया। जापान एंड USA, जाक्सा और नासा ने मिलकर के इसको लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे एक्सरिज्म का, एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। एक्सरे इमेजिंग यानी एक्सरेज की मदद से इमेजेस बनाना, ओके, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी बेसिकली देखना, इमेजेस वगैरह प्रोड्यूस कर पाना बहुत अच्छे लेवल की हमारे ब्रह्मांड की कॉस्मॉस की। तो एक्सरे की मदद से इमेजेस प्रोड्यूस करना ये एक्सरिज्म मिशन था। और हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज, और जो गैलेक्सी के रैकेज वगैरह या स्टार्स के जो रैकेज होते हैं, जो स्टार कभी टूटते हैं फूटते हैं, उनके जो अवशेष रह जाते हैं, उन सब की फोटोज इसने प्रोड्यूस की है। इसको कब लॉन्च किया था एक्सरिज्म मिशन को? इट वाज लॉन्च्ड इन 2023 ओनली, September 7। हमारा आदित्य L1 2 सितंबर को हुआ, एक्सरिज्म 7 सितंबर को हुआ था। लाइक आई टोल्ड यू, जाक्सा और नासा का जॉइंट मिशन है, जापान और USA का। और इसका मेन काम था सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं उनके एक्सरे की मदद से उन ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना, जो भी रेज आ रही हैं उनकी मदद से पता लगाना कहाँ कहाँ पे ब्रह्मांड में क्या क्या मौजूद हो सकता है, और बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं स्टेट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है तमिलनाडु से। कहाँ से आ रही है? तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में शुरू हो गया है बहुत पॉपुलर फेमस जल्लीकट्टू फेस्टिवल। ओके, सो जल्लीकट्टू जिसको हम बोलते हैं कि जो बुल होते हैं, बुल को टेम करने के लिए यानी बुल को पकड़ने से रिलेटेड ये फेस्टिवल होता है। तमिलनाडु ने किक ऑफ किया है यानी शुरू किया है अपना इस साल का पहला जल्लीकट्टू इवेंट या फेस्टिवल। कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी? पुडुकोट्टई विलेज, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। ओके, एंड थातनकुरुची विलेज, प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है। तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल है, राइट। इसको फेस्टिवल ना बोल के रादर ये एक स्पोर्ट है। इट इज़ नॉट अ फेस्टिवल, इट इज़ मोर लाइक अ स्पोर्ट, कि आपको जो ऑक्स है या जो बुल है उसको टेम करना होता है। तो जल्लीकट्टू जिसको वेरुथल, अगेन माई प्रोनाउंसिएशन माइट बी फॉल्टरिंग हियर बिकॉज साउथ इंडियन वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, वेरुथाजुवुथल। आई एम श्योर मुझे मेरे इंस्टाग्राम के अंदर जो मेरे 1-2 बच्चे हैं जुड़े हुए साउथ इंडिया से, वो डेफिनेटली मुझे राइट प्रोनाउंसिएशन वॉइस नोट भेजेंगे। पर जिनको और जुड़ना है मैं बता ही देती हूँ, आई शुड नॉट बी फेवरिंग टुवर्ड्स फ्यू स्टूडेंट्स। कईयों को मैंने बता रखा है। ऋचा शर्मा 2325 मेरा इंस्टा आईडी है, आप वहाँ से मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। सो एनीवेज, ये जो जल्लीकट्टू है एक बहुत पुराना इवेंट है और माना जाता है कि तमिल क्लासिकल एज जो है तब से इसका रेफरेंसेस देखने में मिल रहे हैं। और ये क्यों मनाया जाता है या किस टाइम पे इस जल्लीकट्टू स्पोर्ट को खेला जाता है? तो पोंगल जो फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो होता है, उसके दौरान इसको ऑब्जर्व या सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार श्रीलंका भी होस्ट करेगा जल्लीकट्टू इवेंट त्रिनकोमली के अंदर। ठीक है, जल्लीकट्टू समझ में आ गया कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु। कब इस स्पोर्ट को खेला जाता है? तो ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है पोंगल, उसके दौरान इसको मनाया जाता है या खेला जाता है। अब देखिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अंदर इसके ऊपर बैन लगा दिया था, ये कहते हुए कि नहीं, इट इज़ नॉट राइट फॉर द एनिमल्स, बहुत क्रूअल होता है एनिमल्स के ऊपर। क्योंकि कुछ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पेटा, उन्होंने कहा था कि भाई बैन लगाइए इसके ऊपर। ठीक है, तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। लेकिन 2017 में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि नहीं जी, आप तो कंटिन्यू रखो क्योंकि ये हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, फिर अगला चेंज आता है मई 2023 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी
हामी भर दी कि हाँ जी बिल्कुल जल्लीकट्टू आप कंटिन्यू रख सकते हो, बिकॉज आपके कल्चर, आपके इतिहास का बहुत स्ट्रांग अभिन्न अंग है ये। ठीक है, जल्लीकट्टू हो गया। आगे चलते हैं, अब साउथ से सीधे चलते हैं नॉर्थ ईस्ट असम की तरफ। राइनोज यानी कि गैंडे, ये मामा राइनो लग रही है मुझे और ये बेबी राइनो दिख ही रहा है। सो राइनोज मेक होम कमिंग टू असम्स लाखोवा बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो लाखोवा बुराचापारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, पास पास हैं, दोनों मिलकर के एक इकोसिस्टम कहलाती हैं। और यहाँ पे 40 सालों के बाद राइनोज वापस देखे गए हैं। क्यों चले गए थे यहाँ से? बिकॉज बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रही थी, उनकी हंटिंग, उनके हॉर्न की वजह से ना, बहुत कीमती होता है, उसकी पोचिंग हो रही थी, और बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से ग्रासलैंड पूरे डिस्टर्ब हो रहे थे, तो यहाँ से राइनोज काफ़ी सालों पहले चले गए थे। अब इतने सालों में, 40 सालों में पहली बार 2 राइनोज को यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लाखोवा बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? असम के अंदर है। कौन सी नदी जाती है असम से? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के सदर्न साइड पे लाई करता है, मैं अभी मैप भी दिखाऊंगी। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसके अंडर में ही ये आती है। देखिए हम कई बार पहले जब मैंने नेशनल पार्क वगैरह की क्लास दी थी तो मैंने बताया था नेशनल पार्क एक लार्जर एरिया होता है, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं कई बार। तो ये कौन सी नेशनल पार्क का हिस्सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क का है। एंड द पॉपुलेशन ऑफ दीज पैकीडर्म्स पूरी वाइप आउट हो गई थी। अब ये पैकीडर्म एक शब्द है, पैकीडर्म का मतलब थिक स्किन वाले एनिमल्स, जैसे कि राइनो, जैसे कि एलिफेंट्स, उनको क्या कहा जाता है? पैकीडर्म्स कहा जाता है, राइट। चलो मैप पे देखो, ये पूरी ब्रह्मपुत्र है और यहाँ पे ये वाले हिस्से के अंदर आपको लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। लाखोवा बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र पे, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। गॉट इट। अब क्योंकि हम असम की नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो पहले तो जहां ये पड़ती हैं काजीरंगा नेशनल पार्क देखेंगे, और भी कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? 7 नेशनल पार्क्स हैं असम के अंदर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो 1974 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के अंदर ये पड़ती है। पूरे दुनिया में जितनी भी 1 हॉर्न राइनो की नंबर है ना, स्पीशीज हैं, उनका 1/3 पॉपुलेशन, सॉरी 2/3 रादर, आई एम सो सॉरी, 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 हिस्सा अकेले कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर है। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी थी? सोनाली घोष बनी थी। चलिए, अब ये हैं वो 7 नेशनल पार्क जो कि असम में पड़ते हैं। डिब्रू-सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग या राजीव गांधी ओरांग, दिहिंग पटकाई एंड रेमोना नेशनल पार्क। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट न्यूज। अगली न्यूज आ रही है यूपी से। यूपी के सीएम ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से जुड़ा हुआ पहला एक्सक्लूसिव ऐप या प्लेटफॉर्म कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? यूपी ने किया। अभी तक किसी भी स्टेट के पास अपने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से जुड़ा हुआ एक्सक्लूसिव ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं था कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के लिए। तो लोग ऑफिस में आए, अपनी कंप्लेन दर्ज करें, इससे बेटर अब वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के साइट पे जाकर के, ऐप पे जाके अपनी कंप्लेन वगैरह दर्ज कर सकते हैं, ओके, या फिर उसको चैलेंज कर सकते हैं। सो ई फाइलिंग, ऑनलाइन हियरिंग ऑफ कंप्लेंट्स के लिए, सेकेंड अपील के लिए यूपी ने ये कदम उठाया है। यूपी के सीएम कौन है भाई? नीड्स नो इंट्रोडक्शन, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। स्वामित्व स्कीम से जुड़ा हुआ आ रहा है अगला न्यूज़ आर्टिकल या न्यूज़ की पॉइंट। स्वामित्व स्कीम को एक अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अवार्ड तो जो मिला है वो तो चलो न्यूज़ है ही, लेकिन किसी भी स्कीम को कोई अवार्ड मिल जाता है तो वो स्कीम के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो स्वामित्व स्कीम रिसीव्स बेस्ट इनोवेशन अवार्ड एट पब्लिक पॉलिसी डायलॉग कॉन्क्लेव 2024। अब स्टेट न्यूज़ नहीं है, अब ये नेशनल सेंट्रल लेवल की हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो स्वामित्व स्कीम को मिला है अवार्ड। कौन सा अवार्ड? बेस्ट इनोवेशन अवार्ड। कहाँ, कब दिया गया या कहाँ दिया गया? तो एक कॉन्क्लेव हो रहा था, उसका नाम है पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स कॉन्क्लेव, और ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ हैदराबाद में। इस कॉन्क्लेव को किसने ऑर्गेनाइज करवाया? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB हैदराबाद के अंदर ये हुआ, जिसके दौरान स्वामित्व स्कीम को प्राइज मिला है। अब ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। स्वामित्व स्कीम क्या है वो तो अभी मैं समझाऊंगी। तो स्वामित्व स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है, और प्राइज जो इनको मिला है ना, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड, कौन सी कैटेगरी में मिला है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स इन लैंड गवर्नेंस
थ्रू स्वामित्व स्कीम। तो देखो इससे ही समझ में आ जाएगा। लैंड गवर्नेंस यानी कौन सी ज़मीन किसकी है, किस पे किसका हक है, लैंड ट्रांसफ़र आपने खरीद बेच की है, तो ये सारा डिजिटल रिकॉर्ड रखना ये स्वामित्व स्कीम के थ्रू चल रहा है और इसी के चलते इसको अवार्ड मिला है। तो स्वामित्व स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री है? पंचायती राज। ऐसा नहीं कि पहली बार स्वामित्व स्कीम को अवार्ड मिला है। कुछ महीनों पहले अगस्त 2023 में गोवा के अंदर एक डिजिटेक कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें भी इसको अवार्ड मिला था, गोल्ड अवार्ड मिला था, इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ई गवर्नेंस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफ़ी अच्छी स्कीम मानी जाती है लैंड रिकॉर्ड्स डेटा वगैरह को मेंटेन करने के लिए। अब इसके बारे में देख लेते हैं। स्वामित्व का फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये है स्वामित्व। कौन से लैंड पे किसका स्वामित्व है, एक तो वो, और कैसे पता लगाएंगे, पूरे विलेज का सर्वे होगा, मैपिंग वगैरह होगी, हर एक का रिकॉर्ड डिजिटली रखा जाएगा। दिस इज स्वामित्व स्कीम। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। कब? पंचायती राज डे जब आता है, कब आता है? 24 अप्रैल को आता है पंचायती राज डे। कौन से साल में इंट्रोड्यूस की गई थी? 2021 में। और क्या एम है अब तो समझ में आ ही गया होगा, प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशंस। भाई झगड़े हो जाते हैं ना गाँवों में, पंजीकरण ही नहीं होते हैं, कोई वो नहीं बना हुआ होता है, क्या बोलते हैं हम, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। सो झगड़े वगड़े नहीं हो, इससे सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है जी, क्लियरिटी है यहाँ तक? आ जाओ। एलएस स्पीकर यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेट्स पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम। तो पार्लियामेंट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसका नाम है पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम, और 500 फीमेल ग्रास रूट लेवल पे जो लीडर्स हैं, है ना, जो अर्बन लोकल बॉडीज में या पंचायती राज वगैरह में काम कर रही हैं, उनको पार्लियामेंट में ला करके और इंडक्शन वगैरह पूरा दिया गया। और ये किसने इनॉग्रेट किया इस प्रोग्राम को? ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे जो विमेन हैं उनके अंदर लीडरशिप और गवर्नेंस की एक तरह से एम्पावरमेंट और लाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। सो 500 विमेन रिप्रेजेंटेटिव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, अर्बन लोकल बॉडीज से इन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जो कि संविधान सदन नई दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाया गया। इसका एम क्या था? ग्रास रूट लेवल के जो लीडर्स हैं उनको और एम्पावर करना। ग्रास रूट यानी जो जमीन से जुड़े हुए हैं। नीति आयोग होस्ट नेशनल वर्कशॉप ऑन हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ फिशरीज इन मरीन स्टेट्स। तो मरीन स्टेट्स जो हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जहाँ पे मरीन किसी न किसी तरह से काम होता है, यानी समुद्र से जुड़ा हुआ, तो उनके पोटेंशियल को और निकाल के लाने के लिए जो मरीन स्टेट्स हैं और क्या बेटर कर सकते हैं, यानी फिशरी के सेक्टर में, एक्वाकल्चर में और अच्छा क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक नेशनल वर्कशॉप होस्ट की गई। किसने होस्ट की? इंडिया के थिंक टैंक ने, सरकार के थिंक टैंक ने, जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको कोची, केरला के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया। किस किसने किया? देखो, नीति आयोग था एक तरफ, उसने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ में, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR का ICMER। अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्या आ जाता है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? सो ये कोची, केरला के अंदर है। ये पॉइंट आप यहाँ से अगेन पिक करोगे। तो सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है पूछा जाता है ना, तो अब ये एक पॉइंट आ गया, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची, केरला के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। तो यहाँ पे ना जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, यानी जो भी लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं मरीन इकोसिस्टम से, स्टेट गवर्नमेंट हो, रिसर्चर्स हो, इंडस्ट्री हो, प्रैक्टिशनर्स हो, वो सब साथ में आए। उन्होंने सोचा कि भाई और कैसे कैसे हम मरीन पोटेंशियल जो है इन स्टेट्स का वो बाहर ला सकते हैं, ताकि हमारे जो विदेश लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज में भी बढ़ोतरी हो, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया है। क्या है नीति आयोग? थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वेरी गुड। कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था। कौन हेड करते हैं? चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली इसको हेड कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। अगली न्यूज देखते हैं। 10th वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक समिट टू बी हेल्ड इन चेन्नई। तो ग्लोबल इकोनॉमिक समिट या 10th वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस कहाँ होने जा रही है? चेन्नई के अंदर होने जा रही है। 9th and 10th ऑफ जनवरी को होगी। कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? मैड्रास डेवलपमेंट सोसाइटी एंड वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक फाउंडेशन। तो एक छोटी सी न्यूज़ है कि भाई जो ग्लोबल इकोनॉमिक समिट है या फिर जो 10th वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है वो चेन्नई के अंदर होने जा रही है। आ गया ICC T20 वर्ल्ड कप का जो
ग्रुप्स हैं वो अनाउंस कर दिए गए। तो 4 ग्रुप्स के अंदर 5-5 टीम्स को डाल करके और ग्रुप अनाउंस किया। आपको हर एक ग्रुप का नाम याद रखने की जरूरत नहीं कि इस ग्रुप में कौन है, इस ग्रुप में कौन है, पर क्योंकि T20 से जुड़ी हुई कोई खबर आई है तो हम थोड़ी इसकी ब्रीफिंग ले लेंगे। कौन होस्ट करेगा, कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, अभी तक कितने T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, एटसेट्रा। तो ICC ने अनाउंस किए हैं ग्रुप्स फॉर T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। 2024 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट का, उसकी टीम्स ग्रुप्स अनाउंस हो गए हैं। कौन सा एडिशन रहेगा इस बार? ये 9th एडिशन होगा, ध्यान रखिएगा। 9th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। कौन होस्ट करेगा? वेस्ट इंडीज और USA साथ में मिलके होस्ट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट इंडीज जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं वो मिलकर के होस्ट करने वाले हैं। और ये कब से शुरू होगा? 1 जून से 29 जून तक ये चलेगा। जो फिनाले होगा वो बारबाडोस के अंदर 29 जून को खेला जाएगा। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं? 20 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। टोटल 55 मैचेस खेले जाएंगे जो कि 9 वेन्यूज़ पे, USA और वेस्ट इंडीज़ में 9 वेन्यूज़ पे, 3 USA में और जो 6 वेन्यूज़ हैं वो कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। अब देखो, अब ये जो भी है ये स्टैटिक के एंगल से समझो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तक कितने वर्ल्ड कप्स हुए हैं? ये 9th एडिशन है, यानी 8 पहले हो चुके हैं। सबसे पहला T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया और इंडिया ने जीता था, पाकिस्तान रनर अप रहा था। बाकी सारे सालों के आप यहाँ देख सकते हो, यूजली फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है, और कहीं भी अगर इंडिया आ जाएगा जगह पे वो भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इंडिया रनर अप कब रहा था भाई? इंडिया रनर अप कब रहा था? 2014 के अंदर रहा था, जब बांग्लादेश होस्ट कर रहा था और श्रीलंका जीता था। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते हैं। हमने लास्ट जब होस्ट किया इसको वो देख लेते हैं। 2016 में इंडिया वाज द होस्ट और विनर्स तो दूसरे रहे थे। अब हम जो आ रखे हैं वो 9th एडिशन की हम बात कर रहे हैं। 2024 में USA एंड वेस्ट इंडीज होस्ट करेंगे। रीसेंट मोस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ना, रीसेंट मोस्ट भी इंपॉर्टेंट होगा। 2022 में, यानी जो लास्ट 8th एडिशन हुआ था, किसने होस्ट किया? ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया। जीता था इंग्लैंड, रनर अप रहा था पाकिस्तान। तो आप देख सकते हो बाइनियली खेला जाता है। 16 के बाद यहाँ बीच में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज कोविड की वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ाहट हो गई, वरना हर 2 साल के अंदर T20 वर्ल्ड कप आता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो फर्स्ट 2007 में साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिया जीता था। और जो रीसेंट मोस्ट था 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया, इंग्लैंड जीता, पाकिस्तान रनर अप रहा था। 2024 का USA और वेस्ट इंडीज होस्ट है। 2026 में इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। Indian Navy rescued 21 crew members of merchant ship MV Leela Norfolk, including 15 Indians, from pirates of the Somalia coast. पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, सो पायरेट्स से एक शिप जिसका नाम है, शिप का नाम MV लीला नॉर्फोक, उसके ऊपर 22 क्रू मेंबर्स को बंदी बना लिया था पायरेट्स ने। ठीक है, जिनके अंदर 15 इंडियन शामिल थे। तो ये न्यूज़ पहुंची किसके पास? ये न्यूज़ पहुंची UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के पास, और इनकी मदद से इंडियन नेवी को पता चला। तो हमारी जो इंडियन नेवी है उसने एक शिप भेजी, अरेबियन सी का ये यहाँ कहीं का मामला है, ऑफ द सोमालिया कोस्ट। तो हमारी कौन सी शिप इंडियन नेवी लेकर के वहां पहुंचा? INS चेन्नई। और हमारे जो मरीन कमांडोज हैं, जिनको हम मार्कोस कहते हैं, मार्कोस यानी मरीन कमांडोज, उन्होंने जाकर के और ये ऑपरेशन किया, वहां से लोगों को बचा के लाए। जब वो पहुंचे तब पायरेट्स वहां पे नहीं थे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ये वाकया हुआ है। सो हमारी इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किए हैं 21 क्रू मेंबर्स। कौन सी शिप से? शिप का नाम है MV लीला नॉर्फोक। क्या लीला थी, है ना। और हमारी तरफ से कौन सी शिप गई है बचाने? INS चेन्नई गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एंड आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट न्यूज़। उसके बाद हम हमारे प्रैक्टिस सेशंस पे आएंगे। NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7.3% इन करंट फाइनेंशियल ईयर। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वित्त वर्ष चल रहा है, उसमें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से ये प्रेडिक्शन बताया जा रहा है कि 7.3% से हमारा जो इकोनॉमी है वो इस साल ग्रो करने वाली है। और इससे पहले जो प्रेडिक्शन आया था वो करीब 7.2% का लगाया गया था, राइट। और इसके साथ साथ ये भी बोला गया जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ 10.7%। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखनी है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। Okay, so time for your quick revision.
क्वेश्चन। जितनी भी न्यूज़ पढ़ी है उसका रिवीजन करेंगे, उससे पहले बिल्कुल मैं 100% बताऊंगी कि आप एसएससी स्टैटिक जी के अगर कोर्स लेना चाहते हैं, अभी तक नहीं चेकआउट किया है, परचम ऐप पे कर लीजिए। 100 से भी ज़्यादा टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो कि एसएससी के अपकमिंग कैलेंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, 100% यहाँ आप उसको कवर कर सकते हो। सारे स्टैटिक टॉपिक्स, पूरा आपको सिलेबस दिखा रखा है, इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रखा है, फ्री क्लास दे रखी है, निमोनिक्स के थ्रू मैं ही डील करने वाली हूँ, सो चेकआउट अगर अभी तक नहीं किया है। और ये पूरा जनरल अवेयरनेस का कोर्स भी अवेलेबल है, टारगेट 2024। कुछ लेक्चर्स मतलब कुछ परसेंटेज डल गए हैं, हर एक हफ्ते का कैलेंडर मौजूद है, इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए, फ्री लेक्चर्स देख लीजिए, और कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, नहीं तो टीम को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और अगर आप रिचा 20 कोड लगाएंगे तो ये बड़े वाले के ऊपर स्ट्रेट 20% ऑफ हो जाएगा। इस पर भी काफ़ी सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, 20% इस पर भी मिल जाएगा, टीम को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ऐप के ऊपर भी आपको डिस्काउंट कूपन दिख जाते हैं, ठीक है। चलो, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू राइट डाउन दी आंसर्स फटाफट फटाफट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच मैमल स्पीशीज हैज मेड अ कम बैक इन लखोवा एंड बुचारापोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आफ्टर 40 ईयर्स। ठीक है, तो किन स्तनपायी प्रजाति ने 40 वर्षों के बाद लखोवा और बुराचपोरी वन्यजीव अभयारण्य में वापसी की है? बताइए, कहाँ पड़ते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? असम में। असम किसके लिए जाना जाता है? वैसे तो एलिफेंट्स भी मिलते हैं वहां पे, लेकिन यहाँ जो एनिमल आएगा वो आएगा राइनो यानी गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज इसरोज फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च्ड? आदित्य L1 की न्यूज़ पढ़ाते समय मैंने बताया था मिशन लॉन्च कब हुआ था, तो आपसे तो सिर्फ साल पूछा जा रहा है, मैंने तो डेट भी ध्यान करवाई थी। इसरो का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस वर्ष लॉन्च किया गया है? 2023। वेरी गुड, 2023, 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया था। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इंद्रमणि पांडे जी, डी इज द राइट आंसर IMP से। वेरी गुड। चलिए, विच 2 countries स्पेस एजेंसीज कोलैबोरेटेड फॉर एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन एक्सरिज्म? सो किन 2 देशों की अंतरिक्ष एजेंसीज ने मिलकर के एक्सरिज्म मिशन लॉन्च किया था 2023 7 सितंबर को? कौन से 2 देश थे? जापान एंड USA। ढूंढ लो इसमें, ये रहा, सी इज द राइट आंसर। और इनकी स्पेस एजेंसी को क्या कहा जाता है? जाक्सा एंड नासा रिस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामित्व स्कीम, कौन सी स्कीम है? स्वामित्व स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन से मंत्रालय के अंदर आती है स्वामित्व योजना? सोचिए, बहुत सिंपल है, पंचायती राज। अब यहीं आप मुझे बताओगे, बताइए हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज मिनिस्ट्री? कौन है यूनियन मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री के? नाम लिख दीजिए, जल्दी से नाम लिख दीजिए। और अगर नहीं आता है तो मैंने कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर पूरी वीडियो ले रखी है, सब याद करवा रखे हैं, CM और गवर्नर भी याद करवा रखे हैं, तो आप जाकर के करंट GK प्लेलिस्ट चेकआउट करो, सब याद हो जाएगा फटाफट निमोनिक से। ओके, आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हो गए, रिवीजन क्वेश्चन अब पिछले कुछ दिनों के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड ब्रेल डे यानी विश्व ब्रेल डे। हाँ, ये हिंदी वाला मैंने चेंज नहीं किया, इसको मत पढ़ो, यहाँ से देखो। वर्ल्ड ब्रेल डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? सोचो सोचो, 4 जनवरी को किया जाता है। लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी आती है उसके उपलक्ष्य के अंदर। विच कंट्री अज्यूम्स ब्रिक्स 2024 चेयरमैनशिप? किस देश ने ब्रिक्स 2024 की चेयरमैनशिप अपने हाथ में ली है? कौन सा देश है? रशिया है। वेरी गुड, रशिया है। विच स्टेट होल्ड्स GI टैग फॉर काई चटनी? काई चटनी GI टैग किस देश ने अपने नाम, किस राज्य ने अपने नाम होल्ड किया है? काई चटनी के लिए कौन सा स्टेट जाना जाता है? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। काई चटनी खाते दिमाग उड़ जाएगा, इतनी तीखी बोल दीजिए या इतनी यूनिक बोल दीजिए। अच्छा, जिन्होंने भी अभी तक ईयरली करंट अफेयर प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की है तो 2023 की ईयरली CA प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। कुछ वीडियोस उसके अंदर करीब 7, 8, 9, 10 वीडियो कुछ आपको उसमें मिल जाएंगे, पर हमने काफ़ी सारा कंपाइलेशन इसका 2023 का इसमें करवा रखा है। सो आपके रिविजन के लिए बहुत अच्छा ये एक प्लेलिस्ट कंपाइलेशन है, डू चेक इट आउट। Next question, who recently assumed the position of flag officer commanding in chief of Western Naval Command? पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ का पद किसने ग्रहण किया है? हमने बोला था पश्चिमी, इधर ईस्टर्न और इधर सदर्न, तो इसकी मैं बात कर रही हूँ जो कि मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। वेस्टर्न नेवल कमांड को किसने लीड किया है अभी? वाइस एडमिरल संजय जगजीत सिंह जी से मैंने याद करवाया था। दिनेश के त्रिपाठी जी वाइस चीफ ऑफ आर्मी इंडियन नेवी बने हैं। श्रीनिवास जी सदर्न कमांड को लीड करेंगे जो कि ट्रेनिंग कमांड है। ओके,
और ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और आज हो गया डेली सीए, अब कल है मंडे, कल वीकली का टाइम है, वीकली ज़रूर से अटेंड करेंगे। पूरे हफ्ते में हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसका पूरा क्विक रिवीजन आपको मिल जाएगा। सारी सेक्शन वाइज न्यूज़ वहाँ पे आप रिवाइज करोगे, यहाँ तो हम बीच बीच में लेते हैं ना, वहाँ प्रॉपर सेक्शन से आप रिविजन करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, ये पूरा हफ्ता पैक कीजिएगा। फिर मुझे मिलिएगा ट्यूसडे को, तो हम मंडे और ट्यूसडे के करंट अफेयर इकट्ठे फिर हम करेंगे, राइट। तो जो वीकली आएगा वो भी सुबह 7 बजे आएगा, राइट। विच 2 कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट 9th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024? कौन से 2 देश हैं जो मिलकर के T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।